हेलो बच्चों, दिस इज आरजी वेलकमिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशंस। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर जो कि कॉलिगेटिव के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा था। एंड कॉलिगेटिव के अंदर हम लोग बेसिकली चार प्रॉपर्टीज को डील कर रहे थे। द वेरी फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है ना। थोड़ा सा हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिकॉल करेंगे और क्योंकि वही टॉपिक इसके साथ आगे रिलेट होने वाला है। क्लियर। तो देखिए हमने क्या किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, वही आगे जाके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगा। अभी अटैच कर लेंगे। तो ये बेसिकली क्या था, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे। सॉल्वेंट पार्टिकल्स उड़े, फिर कंडेंसेट भी हुए। अल्टीमेटली ये जितने वेपर्स होंगे हमने उसे क्या बोला, वेपर प्रेशर। इजंट इट? कोई दिक्कत? फिर हमने बात करी कि इसके अंदर अगर कुछ सल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए जाएं, अगर इसके अंदर कुछ सल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए जाएं तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, जिसको हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? सो अगर ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एलिवेशन आएगा, उस चीज को हमें आज सॉल्व करना है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा बात है। सबसे पहले तो हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। हमने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ी थी। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है जब आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया है। क्लियर? इज द टेम्परेचर when the vapor pressure over the liquid is equal to the external vapor pressure. फाइन। एंड नॉर्मली एक्सटर्नल वेपर प्रेशर हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसको कहते हैं? ये अपॉन में आपकी वो ना समझे। एक्सटर्नल वेपर प्रेशर बेसिकली बाहर के प्रेशर को कहते हैं, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके साथ हम रिलेट करेंगे। अब जो वेपर प्रेशर था, अब अगर जब ये सल्यूट पार्टिकल आ गया था, यहाँ पे कुछ सल्यूट पार्टिकल आ गए, तो अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अगर मान लीजिए पहले 20 प्रेशर था, अब 12 रह गया। ठीक है ना। 20 पार्टिकल्स के कारण अंदर प्रेशर था, अब वो 12 पार्टिकल्स के कारण रह गया, तो प्रेशर कम हो गया होगा। पर हमें तो बाहर के प्रेशर के इक्वल करना है। सपोज बाहर 1 atm प्रेशर है, जब सिर्फ सॉल्वेंट थे तब हमने 1 atm अचीव कर लिया था। बट अब कुछ सल्यूट पार्टिकल्स आ जाने के कारण ये प्रेशर 0.8 atm रह गया। अब कुछ सल्यूट पार्टिकल्स आने के कारण, देखो सल्यूट पार्टिकल के कारण सॉल्वेंट उतना नहीं उड़ेगा और प्रेशर कम हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। तो ये जो प्रेशर कम हो गया है, ये 1 atm की बजाय कितना हो गया है, 0.88 atm हो गया है। यानी कि अब अगर हम अंदर के प्रेशर को जो कि 0.8 atm है उसको बाहर के प्रेशर यानी कि 1 atm के साथ इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे ज्यादा वेपराइजेशन करनी पड़ेगी। इफ वी वांट कि ये इक्वल आ जाए, इफ इट शुड बी इक्वल टू, इफ इट शुड बी इक्वल टू 1 atm, तो क्या करना होगा, हमें वेपराइजेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड वेपराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे पहले ये 1 atm एक दूसरे के इक्वल आ गया था, अब उस टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। इज दैट थिंग क्लियर?
समझ के देखिए, अगर 1 atm और 1 atm अगर पहले किसी T1 टेम्परेचर पे इक्वल आ गए थे तो ये हमारा पहले बॉइलिंग पॉइंट था। बट अब क्या है, अब कुछ सल्यूट डालने के कारण हमारा जो प्रेशर है अंदर का वो हो गया है कम। हमने ये बात रिलेटिव लोअरिंग में भी करी थी, हाँ मतलब वो राउल्ट्स के केस में भी करी थी जिसमें सॉलिड सल्यूट डाला था। हमारा अंदर का प्रेशर क्या हो गया है, कम। अगर अंदर का प्रेशर कम हो गया है, पर बॉयल तो ये तभी होगा अगर अंदर का प्रेशर बाहर के इक्वल होगा। तो अंदर के प्रेशर को बाहर के प्रेशर के इक्वल करने के लिए हम अंदर वेपराइजेशन को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, जब पार्टिकल्स उतने ही है तो वेपराइजेशन इंक्रीज करने का जो तरीका हमारे पास बचा है वो ये है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो उसी चीज को बोला गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ग्राफिकली समझ के देखते हैं इस चीज को। ये हमारे पास इधर वेपर प्रेशर है एंड ये है हमारे पास, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये है हमारे पास टेम्परेचर। क्लियर। क्लास 11th में हम लोग गेल-लेसक लॉ में, क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में गेल-लेसक लॉ में हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है या वेपर प्रेशर बढ़ता है। फाइन, सोच के देख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है यार। टेम्परेचर के बढ़ने से, वो पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल किया था हमने क्लास 11th में, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो जा सकते हो आप, फाइन, यूट्यूब के उस वीडियो पे हमारे चैप्टर नंबर 5 में, कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, या प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। पॉपकॉर्न का एग्जांपल सोच के देखिए, टेम्परेचर के बढ़ने से वो सब दीवारों पे स्ट्राइक करते हैं, पॉपकॉर्न जो है दीवारों पे स्ट्राइक करते हैं, तो अल्टीमेटली प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। तो ये बढ़ गया, और सपोज ये 1 atm है, इधर जाके 1 atm वेपर प्रेशर है, तो अल्टीमेटली ये यहां पे आ गया इसके इक्वल। क्लियर। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, टीबी, यानी कि या टीबी नॉट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का है। कल्ला सॉल्वेंट उड़ रहा था, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस हिसाब से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जब ये 1 atm के इक्वल आ गया, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत। पर अब अगर जब मैंने इसके अंदर क्या डाल रखा है, सल्यूट डाल रखा है, तो मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। आरएलवीपी में हम पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो वेपर प्रेशर की कर्व है, ये रिलेटिवली इससे क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। समझ रहे हो ये बात, ये वेपर प्रेशर डिनोट कर रहा है। तो सेम टेम्परेचर पे, अगर एक ही टेम्परेचर पे देखूं, तो अब ये जो वेपर प्रेशर है पहले से क्या आना चाहिए, कम, क्योंकि मेरा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सल्यूट डालने से डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो अब ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से बनेगी। ये किसकी लाइन है, सॉल्यूशन की। वेरिफिकेशन के लिए आप यहां पे देखिए, ये पॉइंट और ये पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पे, मैं वैसे ही किसी टी टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का होना भी चाहिए था। एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का तो कम हो जाता है, क्योंकि सल्यूट इतना नहीं उड़ता। तो अगर हम इस सॉल्यूशन को भी 1 atm कर देना चाहते हैं, यहां इस सॉल्यूशन को भी 1 atm कर देना चाहते हैं, तो ये जो टेम्परेचर आ गया है, ये बेसिकली टीबी यानी कि सॉल्यूशन का आ गया है। और आप देख सकते हैं कि अब ये जो टेम्परेचर है पहले वाले से क्या है, ज्यादा है। दिस इज डेल्टा टीबी, यानी कि चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट। एंड अब ये चेंज बड़ा है या कम हुआ है, डेफिनेटली बड़ा है। क्यों, क्योंकि हमारा अंदर का वेपर प्रेशर हो गया था डिक्रीज। अंदर के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें वेपराइजेशन को क्या करना पड़ा, इंक्रीज। और अंदर के वेपराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें टेम्परेचर को करना पड़ा इंक्रीज। तो इस चेंज को हम चेंज ना कह के क्या कह देते हैं, एलिवेशन। इस चेंज को चेंज ना कह के हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट, आप चेंज कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, पर ये पता होना चाहिए कि ये चेंज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दोबारा से सुन लीजिए, एक सॉल्वेंट था जो उड़ के वेपर प्रेशर सपोज 1 atm जनरेट कर रहा था, तो जब ये 1 atm जनरेट कर देगा, जिस टेम्परेचर पे ये 1 atm जनरेट कर देगा और बाहर का एक्सटर्नल भी 1 atm है, वो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब हमारा अंदर का प्रेशर बाहर के 1 atm के बराबर हो जाए तो वो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है उस टेम्परेचर पे। क्लियर? अब सपोज यहां पे सॉल्वेंट की बजाय हमने क्या डाल दिया, सल्यूट डाल दिया, हमने सॉल्वेंट की बजाय सल्यूट डाल दिया, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसमें कोई शंका नहीं है, हम क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर से यही बात पढ़ते आ रहे हैं, सल्यूट डालने से हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। सपोज ये कम होकर 0.8 atm हो गया है, तो अब अगर 0.8 को 1 के इक्वल करना है तो हमें यहाँ पे वेपराइजेशन को इंक्रीज कराना पड़ेगा, और वेपराइजेशन को इंक्रीज कराने के लिए हमें टेम्परेचर को राइज कराना पड़ेगा। इज दैट थिंग क्लियर? तो अब इस चीज को हमने ग्राफिकली कैसे बनाया है कि ये हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। क्लियर? तो टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 1 atm की इक्वल आ गया, इसका मतलब ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है कल्ले सॉल्वेंट का। किसका? अकेले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। अब अगर हम यहां पे देखें कि इस सॉल्वेंट में कुछ सल्यूट डाल दिया गया जिससे ये बन गया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन बनने से वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम। तो यहां पे मैंने देखा वेपर प्रेशर कम करने के लिए मेरे को ग्राफ नीचे बनाना पड़ेगा। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम हो गया तो मेरे को नीचे बनाना पड़ेगा। तो जब मैं नीचे वाले को ड्रॉ कर रहा हूं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 1 atm पे जो टेम्परेचर आ रहा है मैंने उसको पॉइंट कर लिया। टीबी मेरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, ये क्या है, टीबी है, अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो टीबी इज वेपर सॉरी बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब मेरा ये जो टेम्परेचर है ये पहले से क्या हो गया है, बढ़ गया है। इसी बढ़े हुए को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? क्लियर? तो इसको अब हम बेसिकली मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं कि क्या फॉर्मूला बन गया है, एंड फिर एक और तरीके से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे थर्मोडायनेमिकली भी। देखो ये तो एक था जो इस चैप्टर में चल रहा है, बेसिक वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक और तरीका है मेरे पास, थर्मोडायनेमिकली हम इसे प्रूव कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारे बोर्ड्स का कंटेंट नहीं है, पर फिर भी हमारे एनसीईआरटी के बावजूद ना होने के बावजूद हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं थर्मोडायनेमिकली। तो हम करेंगे, पहले हम इसे मैथमेटिकली ड्रॉ करके, अगर हम सॉल्व करें इस डेल्टा टीबी को, तो ये जो चेंज है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट में आया हुआ चेंज है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डेफिनेटली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सल्यूट पार्टिकल थे, कितने, फिर से वही गिनती आ गई है, कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गिनती कितने, तो जितने ज्यादा सल्यूट पार्टिकल होंगे वो 0.8 की बजाय 0.7 कर देंगे या 0.6 कर, जितने ज्यादा सल्यूट पार्टिकल होंगे उतना वो वेपर प्रेशर और कम कर देंगे। जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा हमारा जोर, हमारी वेपराइजेशन हमें बढ़ानी पड़ेगी। वेपराइजेशन बढ़ाएंगे हम टेम्परेचर देके, जितना ज्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ गया उतना ज्यादा हमारे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ गया। इज दैट थिंग क्लियर? जितना ज्यादा हमें यहाँ पे वेपर प्रेशर को अप करने के लिए 1 तक जोर लगाना पड़ गया उतना ज्यादा हमारे पास एलिवेशन आ गया। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है गिनती के ऊपर। देखो अगर ये ग्राफ बना लिया है, मैंने सिर्फ इसको इसलिए रखा है क्योंकि सपोज ये वेपर प्रेशर और कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेट हो जाएगा। ये कोई सोल्यूशन 1 था, ये कोई सोल्यूशन 2 है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट राइज हो गया। जितना ज्यादा सल्यूट डालते जाओगे उतना ज्यादा राइज हो जाएगा। यानी कि ये जो चेंज है, ये जो चेंज है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सल्यूट पार्टिकल हैं, एंड उसको हम दिखा रहे हैं बेसिकली मोलैलिटी से। मोलैलिटी बेसिकली सल्यूट को दिखाने का एक कंसंट्रेशन टर्म है। कोई दिक्कत? तो बेसिकली डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोलैलिटी के।
एंड अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है Kb एंड ये आ गया मोलैलिटी। सो Kb बेसिकली क्या है? सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और भी नाम है ओबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये। जो Kb है बेसिकली डिपेंड करता है ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर Kb जो है वो डिपेंड करता है। कौन से सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट डाला है उस सॉल्वेंट का अपना एक Kb होगा, ठीक है ना। पर कितना एलिवेशन आना चाहिए ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स की गिनती के ऊपर, क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आप कितना भी सॉल्यूट डालो Kb सेम रहेगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। देखिए हर सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर, जब एक पर्टिकुलर केस चल रहा है, ये केस चल रहा है, तो आप सॉल्यूट डालते जाओ तो Kb नहीं बदलेगा इसके लिए, ठीक है ना। एक बार के लिए इसके लिए Kb तब बदलेगा अगर ये सॉल्वेंट बदल दोगे, वो केस ही अलग हो गया, वो तो चीज ही अलग हो गई ना, वो तो इसका उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो डेल्टा Tb डिपेंड करता है मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है ना। अगर हम देखें मैथमेटिकली यूनिट्स ऑफ Kb की बात करें तो देखो Kb क्या है? डेल्टा Tb अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा Tb अपॉन मोलैलिटी, तो डेल्टा Tb का यूनिट क्या आ गया? केल्विन। टेम्परेचर का जो चेंज का जो भी यूनिट है केल्विन, एंड इसका यूनिट क्या है? मोल अपॉन केजी। तो ये केजी ऊपर चला गया, मोल इनवर्स नीचे रह गया। क्लियर? तो यूनिट्स ऑफ Kb क्या बन गए हैं? केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? या केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, कोई दिक्कत? एंड मैथमेटिकली अगर हम बात करें ना Kb की, तो ये होता है आर टी बी स्क्वायर एम अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। दिस इज मैथमेटिकली व्हाट इज Kb। अगर मैं इसको थोड़ा सा, आर बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, Tb हमारा बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट, m जो है वो मोलर मास है सॉल्वेंट का, एंड डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि उस सॉल्वेंट के एक मोल को वेपराइज करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है दैट इज डेल्टा H। ये काफी एडवांस लेवल चीजें पर यार ये मतलब आ सकती है, ठीक है ना। पर मेनली जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी में से बनेगा, दैट इज डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इनटू m। पर अगर Kb देखे तो Kb क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या ओबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी हर सॉल्वेंट की अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है ना। एंड इसके अगर यूनिट्स की बात करें तो Kb का फॉर्मूला डेल्टा Tb अपॉन m बन रहा है। क्लियर? ये Kb बन रहा है, तो वहां से अगर हम यूनिट्स की बात करें तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स बन रहा है। वैसे अगर मैथमेटिकली याद करें, थोड़ा सा क्रैम करने वाली चीज है, Kb क्या है? R Tb स्क्वायर m अपॉन 1000 डेल्टा H। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, Tb बॉइलिंग पॉइंट है प्योर। इसको ना एक और तरीके से भी लिखा जाता है, Kb is equal to R Tb square upon 1000 L वेपोराइजेशन, ठीक है ना, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। R वही, यहां पे L क्या है? लेटेंट हीट। याद है ना, 9th क्लास में करा होगा, लेटेंट मतलब हिडन, ठीक है ना। हिडन हीट जो बेसिकली क्या होता है?
1 ग्राम के सब्सटेंस को आपको वेपराइज कराने के लिए कितनी हीट लग रही है। क्यों? क्योंकि यार बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपको याद हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास। क्यों? यार एंथैल्पी चेंज 1 मोल को वेपराइज करने के लिए होता है एंड लेटेंट हीट 1 ग्राम को होता है। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच जो 1 मोल का था उसको 1 मोल के मास से क्या कर दोगे, डिवाइड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि 1 ग्राम को गैसियस बनाने के लिए जितनी आपकी एनर्जी लग रही है या हीट लग रही है, एंड डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है या हीट लग रही है उसे आप क्या बोलते हो, डेल्टा एच। कोई दिक्कत? क्लियर? सो Kb is equal to RTB square upon 1000 L vaporization, RTB square M upon 1000 डेल्टा एच। सिर्फ इतनी टर्म को दोबारा से सब्स्टिट्यूट कराया है। दिस इज व्हाट इज Kb। कोई दिक्कत? क्लियर? तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो तो इसी में से आने वाले हैं। डेल्टा Tb is equal to Kb into M। M इज मोलैलिटी। हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। पर अब एक और दिक्कत, अगर यहां पे सल्यूट पार्टिकल हैं तो फिर ये मान लीजिए जो सल्यूट पार्टिकल है डिसोसिएट कर रहे हैं या एसोसिएट कर रहे हैं तो पंगा हो गया। आपने 5 पार्टिकल डाला, आपको लगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाना चाहिए, सॉरी वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाना चाहिए, वो 5 अंदर जाके 10 हो गए। उतना डिक्रीज जो आपने सोचा था उससे क्या हो गया, ज्यादा आ गया। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आ गया। इसका मतलब अब भी हमें फर्क पड़ता है कि पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं या डिसोसिएट हुए हैं या नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा IKBM, वेयर I इज वांट ऑफ फैक्टर। हमने कल का पूरा लेक्चर वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर लगाया था। ये 2 फॉर्मूले हो गए, यानी कि हमारे पास एक ये वाला और एक ये वाला, डिपेंडिंग अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि टूटने या जुड़ने वाली चीज नहीं है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट है जो टूट या जुड़ सकता है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IKBM। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? तो बेसिकली हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका सो दैट हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाए, देन वी विल प्रूव दिस पर्टिकुलर टॉपिक thermodynamically. So here we have a question of elevation in boiling point. 18 ग्राम of glucose सल्यूट दिया हुआ है यानी कि हमें is dissolved in 1 kg of water, यानी कि सॉल्वेंट हो गया है हमारे पास, ठीक है ना, in a saucepan। at what temperature will water boil at, ये तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, आपको निकालना है टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। केबी दिया हुआ आपको वाटर का। देखो सबसे पहले क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम ये जो केबी ऑफ वाटर ये जो वैल्यू है ना इसको सॉल्व भी कर सकते थे। मैं क्वेश्चन को बाद में कर देता हूं। केबी जो हमने अभी भी फॉर्मूला किया था ना, कौन सा, RTB स्क्वायर अपॉन M इंटू 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन, ये वाला फॉर्मूला लगा के ये निकाली भी जा सकती थी वैल्यू। क्लियर? आप बेसिकली R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मास ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर 1000 एंड डेल्टा H वेपराइजेशन ऑफ वाटर डालिए, यू विल गेट द वैल्यू फॉर 0.52। मतलब ये तो वैसे क्वेश्चन के लिए बताया है कि ये निकाली जा सकती थी, जो हमने बात करी थी केबी किसी भी सॉल्वेंट के लिए, उसकी ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करिए आंसर आ जाएगा। फाइन, फिलहाल हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर है, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन ना आए तो मैं इसे रिमूव कर देता हूं, मैंने सिर्फ केबी बताया है कि कैसे आना है। तो सल्यूट दिया हुआ है, सॉल्वेंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट अब का निकालना है जब सल्यूट डाला है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट था अब उससे थोड़ा क्या होगा, एलिवेट होके आएगा। क्लियर? तो पहले हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, केबी इंटू
m, Kb हमारे पास है 0.52 एंड मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एंड नेक्स्ट डेल्टा टीबी तो हमें कैलकुलेट ही करना है। तो ये आ गया 0.52। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 18 एंड ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। क्लियर। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ही दिया हुआ है। अगर हम यहां से देखें तो डेल्टा टीबी हमारे पास सॉल्व होके कितना आ गया है, ये आ गया है 0.052 एंड किलोग्राम पर मोल जो इसके यूनिट थे वो यहां से कट जाएंगे। दिस इज ओनली दिस थिंग लेफ्ट, कोई दिक्कत। क्लियर। सो डेल्टा टीबी यानी कि चेंज इन द एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0.052 आ गया है। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और वाटर जो है वो कितना होता है 373.15 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो उसमें 273.15 डाल दिया, तो 373.15 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 डालते हैं तो केल्विन में चेंज हो जाती है चीज। तो अब ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, नाउ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना आ गया है, वो आ गया है कि कितना पहले था प्लस कितना एलिवेट हो गया। तो 373.15 प्लस 0.052 अल्टीमेटली 373.202 373.202 हो गया है बढ़ के। इज दैट थिंग क्लियर, कोई दिक्कत। ये 150 था, 52 ऐड करके 202 हो गया है। इस कोई भी चीज की दिक्कत दोबारा से देख लीजिए, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, मोलैलिटी निकल गया यहां से। डेल आगे के भी दिया हुआ था तो डेल्टा टीबी निकल गया। डेल्टा टीबी यानी कि चेंज निकल गया। पहले कितना था वो हमें पता है, पहले ये था, ये चेंज था, अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आ गया, कोई दिक्कत। एंड सारा क्वेश्चन करते टाइम हमने इस बात का ध्यान रखा है कि ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो कोई भी आई फैक्टर यहां नहीं लगेगा। इज दैट थिंग क्लियर। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आई फैक्टर इंट्रोड्यूस, पता नहीं हो सकता है कि नहीं, देखिए आप बताना आई फैक्टर इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं। लेट्स हैव इट। So let's have another question. The elevation in boiling point of a solution of this much gram of CuCl2 यानी कि ये हो गया हमारे पास solute in 1 kg of water using the following information will be, यानी कि सीधा ही डेल्टा टीबी निकालना है। फाइन। तो कह था हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टीबी निकालना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन निकालें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी कितना दिया हुआ है 0.52। मोलैलिटी सॉल्व कर लेंगे यार सीधा, क्या होता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये गिवन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 13.44 अपॉन मोलर मास है 134.4 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, ये आ गया है 0.1, तो अल्टीमेट 0.052। फाइन। तो इसके हिसाब से हमें आंसर लग रहा है ये, कोई दिक्कत, पर गड़बड़ है, गड़बड़ है, जल्दबाजी गड़बड़ करा देती है। ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं देखा, ये ग्लूकोज थोड़ी है, CuCl2 है। CuCl2 अल्टीमेटली जब टूटता है तो दो चार्ज वाला कॉपर एंड 2 आयन क्लोरीन के, टोटल 1 कॉपर और 2 क्लोरीन यानी कि 3 आयन बन गए हैं आयटा। अब दिमाग में आ सकता है सर आयनाइजेशन तो नहीं दी, अरे नहीं दी, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटेगा।
पूरा 100% लेना पड़ेगा। लगा के देखिए, वांट ऑफ फैक्टर i प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, चाहे सीधा सोच लीजिए, क्योंकि जब 100% होता है तो मैंने बोला था हम सीधा गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब i लग जाएगा तो एक i आ जाएगा, i कितना है 3, तो ये वैल्यू बदल के कितनी हो जाएगी 0.156 हो जाएगी। यानी कि ये सही आंसर है, बी सही आंसर नहीं है। ऐसा है वांट ऑफ फैक्टर, आंसर बदल देता है। और टीचर लोग बड़े ट्रिकी होते हैं, वो ऐसी ऑप्शन पक्का देंगे जो बिना आई के भी आ जाए, सो दैट आपको लगे कि हो गया, सही हो गया, पर फंस गए। आपको हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में ये चीज पक्का चेक करनी है कि सल्यूट कौन सा है, वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में बिना आई के चल जाएगा, पर आई की जरूरत पड़ेगी अगर ये एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो द आंसर इज 0.156। काफी ज्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं आई के कारण, तो हमेशा कॉलिगेटिव के क्वेश्चनों में आई का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। क्लियर? तो अब हम बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक और अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं, दैट इज अ थर्मोडायनामिक अप्रोच। ठीक है ना? यानी कि वी मस्ट बी क्लियर विद डेल्टा एच डेल्टा एस, यानी कि एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज। किसी को थर्मोडायनामिक्स नहीं आता तो या तो टॉपिक ध्यान से सुनो या फिर थर्मोडायनामिक्स पढ़ गया हो, कोई दिक्कत। क्लियर? तो थर्मोडायनामिक्स अपने वीडियो में पढ़ा है, नहीं तो फिर ध्यान दीजिए, समझ आ जाएगा क्या एंट्रोपी चेंज होता है। ठीक है ना? विल गो टू द बेसिक्स एंड देन विल प्रूव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थर्मोडायनामिक्स। सो नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक अप्रोच। बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट है, तो ये सॉल्वेंट उड़ सकता था, नीचे आ सकता था, हमने कुछ सल्यूट डाल दिया तो पहले से वेपर प्रेशर क्या हो गया कम, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया एलिवेट। ये सब कुछ हमने करा है। पर अब आप सिर्फ एक छोटी सी चीज सोचिए, जो हमने आइडियल और नॉन आइडियल में पढ़ा था, तब मैंने आपको डेल्टा एस कंसेप्ट समझाया था, एंट्रोपी, रैंडमनेस। ठीक है ना? हमने बात करी थी कि जब किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट डाल दिया जाता है तो आपकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ जाती है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, सपोज मैं इस कमरे में रह रहा हूं, ठीक है ना, और कोई XYZ पर्सन है जो दूसरे कमरे में रह रहा है, ठीक है ना, हमने उस दोनों कमरों के बीच की दीवार में खोल दिया गया, गेट खोल दिया गया है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि अब वो अपने कमरे में भी फिर सकता है, मेरे कमरे में भी फिर सकता है। और अगर मेरी एंट्रोपी की बात करें तो मेरी भी एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि अब मैं अपने कमरे में घूमने की बजाय दूसरे कमरे में भी जा सकता हूं। जब भी कोई दो चीजें मिक्स करी जाती हैं, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। आपको याद होगा हमने करा था 50 प्लस 50 99, 50 प्लस 50 100 एंड 50 प्लस 50 101। आइडियल नॉन आइडियल में ये हमने 3 एग्जांपलें करी थी, अगर आपको याद हो। तीनों ही केस में हमने ये बात करा था कि एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 50 में घूमने वाला मॉलिक्यूल, 50 ml में घूमने वाला मॉलिक्यूल जब वो 99 में घूमेगा या 100 में घूमेगा या 101 में घूमेगा, उसका तो फायदा ही हुआ है। यानी कि एंट्रोपी सॉल्यूशन की हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई दिक्कत। इसका मतलब अगर मैं बात करूं एंट्रोपी यानी कि एस ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये नीचे है तो एस ऑफ सॉल्यूशन, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन इससे ऊपर ही बनना चाहिए। एंट्रोपी ऑफ ये सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दो चीजें हैं, दो चीजों ने मिलकर रैंडमनेस को इंक्रीज ही किया होगा। 50 वाला बंदा फायदे में रहेगा, चाहे 50 प्लस 50 99 क्यों नहीं हो गए। आप ये नहीं कह सकते 100 हो सकता था 99 रहेगा, अरे नहीं, 50 का तो फायदा ही हुआ ना यार, वो 50 की बजाय 99 में फिर रहा है, उसका तो फायदा ही हुआ है। एंट्रोपी हमेशा सॉल्यूशन की क्या होती है ज्यादा, सॉल्वेंट की हमेशा, अकेले सॉल्वेंट की क्या है रिलेटिवली कम। पर पहुंचना कहां है,
सबको पहुंचना कहाँ है, सबको पहुंचना जब ये सारी चीज क्या बन जाएगी, वेपर, कहाँ पहुंचना है, ठीक है ना, यानी कि इंट्रोपी ऑफ वेपर्स पे पहुंचना है, ठीक है ना, जब सारी की सारी चीज बन जाएगी रिलेटिवली वेपर, वहां पे पहुंचना है आपको, क्लियर। तो किसको ज्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, सॉल्वेंट को ज्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा या सॉल्यूशन को, दोनों, ये तो सॉल्यूशन लेवल पे इसकी इंट्रोपी है, ये भी मतलब लिक्विड लेवल पे इसकी इंट्रोपी है, और ये भी लिक्विड लेवल पे इसकी इंट्रोपी है, दोनों को वेपर तक पहुंचना है, इसको ज्यादा रैंडमनेस ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, यानी कि ये डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है, जबकि डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन कम है। दोबारा सोचिए, एक यहां खड़ा है, एक यहां है, दोनों को यहां तक पहुंचना है, किसको ज्यादा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा, इसको, क्यों, देखो पहुंचना तो दोनों को सेम जगह पे है, कहां पहुंचना है कि जब ये पूरे बिखर जाएं वेपर में, बॉइलिंग का मतलब तो यही होता ना, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग का मतलब तो यही है कि सारी चीज वेपर बन जानी, सारी चीज वेपर पे तो इंट्रोपी एक जैसी आएगी, ठीक है ना, और इंट्रोपी छोड़ो, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन भी एक जैसे ही आएगा, क्योंकि उड़ाना तो बोला सॉल्वेंट के, सॉल्यूट तो उड़ने से रहा, सॉलिड चीज तो घंटा उड़ने से रही, तो यानी कि हमारा सॉल्वेंट को उड़ाने में डेल्टा एच तो उतना ही लगेगा, टोटल एनर्जी तो उतनी ही लगेगी ना, और इंट्रोपी भी उतनी आएगी, तो रैंडमनेस में किसको फर्क पड़ा, इसको। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, अगर आपको याद हो, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ी थी ये चीज, T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अब अगर सॉल्वेंट के केस में देखें, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, यहां भी लिख लेते हैं T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इसको मैं टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन लिख लेता हूं, इसको टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट लिख लेता हूं। अब भैया ये तो है सेम डेल्टा एच, तो क्योंकि डेल्टा एच तो वेपराइजेशन लिखना है, वो तो सेम ही है, वेपर बनाने के लिए जितनी एनर्जी यहां देनी है उतनी ही पहले सॉल्वेंट में देनी थी, पर इन दोनों में किसका फर्क है, ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू रिलेटिवली छोटी है, इसका मतलब ये ज्यादा आना चाहिए, ये वैल्यू कम आनी चाहिए, तो हुआ क्या, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्या आ गया, कम। दोबारा देख लीजिए क्या हुआ है, निकला क्या है, डेल्टा एस तक तो हो गया था कि यहाँ पे सॉल्वेंट को ज्यादा ट्रेवल करने का, वेपर तक पहुंचने के लिए ज्यादा रैंडमनेस दिखानी पड़ेगी, जबकि सॉल्यूशन को पहले ही काफी रैंडमनेस का फायदा हो गया है, जब सॉल्यूट डाल दिया है तो उसे यहां तक पहुंचना है, दोनों में से ज्यादा है डेल्टा एस सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला लगाया थर्मोडायनामिक्स का, T इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, टी यहां डेल्टा एस यहां, तो सॉल्वेंट के लिए लिखा, सॉल्यूशन के लिए लिखा, जब सॉल्यूशन का डेल्टा एस कम है इसका मतलब सॉल्यूशन का टी ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड डेल्टा एस का सॉल्वेंट अगर ज्यादा है तो टी सॉल्वेंट कम आनी चाहिए, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादा है, यही तो पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है अगर हमने सॉल्वेंट के अंदर कुछ डाल के उसे सॉल्यूशन बना दिया है, कोई दिक्कत, क्लियर। तो न्यूमेरिकल हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बाकी आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, टिल देन पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।